अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और नॉवल को एंजॉय कर रहे होंगे। नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम नॉवल पढ़ रहे थे इंतहाई इश्क, जिसकी राइटर है परिवश। आइए बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। भी को सबने मिलकर लंच किया था आज खान विला में। इन दोनों की मौजूदगी की वजह से जैसे बाहर उतर आई थी। नाज़नीन किसी हद तक पुरसुकून हो गई थी। आबी और नूर की मौजूदगी में यूं हाशिम का सामना करने से इसे झिझक हो रही थी, पर इन दोनों ने अपने हमेशा वाले अंदाज में अपने मजे मजे की बातों से नाज़नीन को हंसने पर मजबूर कर दिया था। वो रिलैक्स हो गई थी। नाज़नीन को खुश देखकर हाशिम का दिल खिल उठा था। आज इसने पहली बार इस लड़की को इतना खुश देखा था। वह इनके बीच रहा, पर दिमाग में बहुत सी बातों का जोड़ तोड़ कर रहा था। वो दोनों खाना खाकर चली गई थी। वो चली गई पर नाज़नीन के दिल को महका गई थी। नाज़नीन के लबों पर मुस्कुराहट ने बसेरा कर लिया था। आंखें चमक उठी थी। अंधेरों में जैसे रोशनी का एक चिराग रोशन हुआ, जिसकी लो ने इसके वजूद को रोशन कर दिया था। वो हॉल में बैठी छोटी पठानी को पेपर की तैयारी करवा रही थी। जब हाशिम तैयार सा अपना कोट ठीक करता वहां आया, नजरें हाथ में पकड़े मोबाइल पर थी। वो इतना मगन था कि इसके इनकी मौजूदगी का एहसास ना हुआ। नाज़नीन सर उठाए इसे देख रही थी। आज वो ऑफिस नहीं गया था, फिर अब असर के वक्त तैयारी कहाँ जा रहा था? इसने सोचा हाशिम से पूछ ले, पर वो झिझक कर बोल ना पाई। वो अब मोबाइल पर मैसेज टाइप करता आगे बढ़ने लगा। नाज़नीन से रहा नहीं गया और उसने हाशिम से नजरें हटाकर छोटी पठानी को देखा, जो किताब में सर दिए रटे लगाने में मसरूफ थी। छोटी पठानी को देखा जो किताब में सर दिए रटे लगाने में मसरूफ थी। छोटी पठानी, लाओ मैं तुमसे सुनती हूँ। नाज़नीन ने छोटी पठानी से बुक खींचकर जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, ताकि हाशिम इनकी तरफ मतवज्जो हो। पर मैंने भी याद नहीं किया। छोटी पठानी जो इससे बुक छीनने पर हैरान थी, सुनाने की बात पर मुंह बिसोर कर बोली, अच्छा जितना याद है उतना सुना दो। नाज़नीन ने आवाज मजीद ऊंची की। अब की बार हाशिम रुका और फिर मोबाइल से नजर हटाकर पीछे पलटकर इसे देखा, जबकि नाज़नीन नीची नजरों से इसे देखती छोटी पठानी को फिर से सुनाने का कहने लगी। इसके अंदाज पर हाशिम के लबों पर एकदम मुस्कुराहट फैली। वो लड़की से छुपाना चाहती थी, पर वो इसके एक एक अंदाज से वाकिफ था। मिसेज, बच्ची की जान लोगी क्या? पहले बेचारी को याद तो करने दो। इसे मुस्कुराहट दबाकर सीने पर हाथ रखा। इसकी बात पर छोटी पठानी के दिल को सुकून मिला, जबकि नाज़नीन ने चौंकने के अंदाज में इसे देखा, जैसे इसकी मौजूदगी से बेखबर हो। आप यहाँ? आवाज में मसनूई हैरत थी। हाशिम ने इसे देखकर एकदम कहका लगाया। वो लड़की एक बुरी एक्ट्रेस थी। जी मैं यहाँ, वो मुस्कुराते हुए एक एक लफ्ज पर जोर देकर बोला। नाज़नीन इसके इस तरह मुस्कुराने पर गुलाबी चेहरा झुका गई। मैं अब याद करूं, जब तक आप हाशिम भाई से पूछ लें ये कहाँ जा रहे हैं? छोटी पठानी शरारत से कहती इसके हाथ से किताब लेकर वहां से निकल गई। तो तुम्हें जानना है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? शोखी से पूछा। नहीं तो? नाज़नीन ने झट से इसके देखते इनकार में सर हिला गई। ओके। हाशिम सर झटक कर पलट कर आगे बढ़ गया। रुके, वो उजलत में कहती उठ खड़ी हुई। हाशिम के कदम थम गए, पर इसने पलट कर ना देखा। लबों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। कहाँ जा रहे हैं? झिझक कर पूछा गया। पुलिस स्टेशन। वो संजीदगी से कहता इसकी तरफ पलटा। इसकी बात सुनकर नाज़नीन का रंग उड़ा था। क्यों? इसने अटक कर पूछा। वो जो खेल जमाल आगा ने शुरू किया, इसे खत्म करने जा रहा हूँ, इसने कहकर लब भींचे। नाज़नीन बिना पलक झपकाए से देख रही थी। चेहरा जर्द हो रहा था और नीली आंखों में खौफ के साए उतर आए थे। हाशिम इसके चेहरे पर नजरें जमाए इसकी तरफ बढ़ने लगा। इसके सामने रुकर इसकी आंखों में देखा। खौफ के असर से निकल आओ मिसिस खान, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम पर आंच भी नहीं आने दूंगा। इसने मोहब्बत से कहते इसका गाल थपका, फिर अल्लाह हाफिज कहकर पलटा और बाहर की तरफ बढ़ता चला गया। नाज़नीन इसकी पुश्त को देखती रही। वो इसे क्या बताती कि इसे अपनी नहीं इसकी फिक्र थी। दिल ने जब से नए सुर छेड़े थे, तब से इसे खुद से भी ज्यादा इस शख्स की फिक्र रहती थी। अब इसकी सोचें तमाम वक्त हाशिम के गिर्द घुमा करती थी। वो खुद से ये बात कहने से डरती थी और दिल के कोने में इसने इस बात को छुपा रखा था। इसमें कभी इतनी हिम्मत पैदा नहीं होने वाली थी कि वो इसे बता पाती कि लाख कोशिशों के बावजूद भी इस शहजादे के बेइंतहा इश्क में शहजादी के दिल को भी अपने सार में जकड़ लिया था। इसकी बेपनाह इसकी चाहत के आगे वो हार गई थी। वो लंबी सांस खींचकर हाशिम के लिए दुआ करती वहीं सोफे पर बैठ गई। फिर छोटी पठानी आई और वो इससे सबक सुनने में मसरूफ हो गई। रात की स्याह चादर ने आसमान को ढांप लिया था और नाज़नीन बाहर लॉन में बैठी थी। हाशिम अभी तक नहीं लौटा था। नाज़नीन को इसकी फिक्र हो रही थी। पहले सोचे इसे फोन कर ले, फिर झिझक कर रुक गई।
वो सोचों में गुम थी जब छोटी पठानी वहां आई। महानूर बाजी का फोन है, इन्हें आपसे जरूरी बात करनी है, इसने बताया तो नाज़नीन चौंकी। नूर दिन को ही तो मिलकर गई थी, फिर अब फोन क्यों किया? नाज़नीन का दिल जोर से धड़का कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। वो जल्दी से उठकर अंदर की तरफ बढ़ने लगी। लैंडलाइन की तरफ बढ़ते ज़ेरे लब दुआएं कर रही थी कि सब ठीक हो। क्या हुआ नूर, सब ठीक है? इसे फोन उठाते ही पूछा। है भी और नहीं भी, नूर का जवाब आया। हुआ क्या है? नाज़नीन को परेशानी ने घेरा। खान बाबा को तुम्हारी फिक्र हो रही है, वो कहते हैं तुम कॉल पिक नहीं करी और इतने दिनों से इनसे बात भी नहीं की। इन्हें लगता है कि तुम ठीक नहीं हो। मैंने कहा भी कि तुम ठीक हो, पर इनकी फिक्र कम नहीं हो रही। वो तुम्हारा एड्रेस मांग रहे हैं। नूर एक सांस में ही बोली। अब क्या करें? नाज़नीन ने फिक्रमंदी से पूछा। अब तुम जल्दी से खान बाबा को कॉल करो और इन्हें बताओ कि तुम ठीक हो। मैंने फिलहाल टाल दिया है इन्हें, तुम अपने घर में नहीं हो, अपनी आने की तरफ गई हो, इसीलिए वो खामोश हो गए हैं। पर अब तुम फोन करना इन्हें, और कल आपके, वरना कल आपके ससुर साहब आपके घर में बैठे होंगे। इसने आखिर में शरारत से कहा तो इसकी बात पर नाज़नीन के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। ओके हाशिम आ जाए, मैं फिर फोन करती हूँ इन्हें। लाला कहाँ गए हैं? पुलिस स्टेशन। नाज़नीन की आवाज मध्यम हुई। अच्छा है, इस मनहूस जमाला को इसकी जगह याद दिलाएं। चल कुकड़ा कहीं का, नूर ने चबाकर कहा। फिर एक दो बातों के बाद फोन बंद किया। नाज़नीन कुछ देर वहीं खड़ी रही और लैंडलाइन से खान बाबा को कॉल नहीं कर सकती थी। अगर इनके पास ये नंबर हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए वो वापस लॉन में आई और हाशिम का इंतजार करने लगी। खानविला का गेट खुला और हाशिम की कार अंदर आई। नाज़नीन ने गर्दन फेर कर देखा, वो गाड़ी से निकलकर इसकी तरफ आ रहा था। नाज़नीन ने सर सीधा किया। वो करीब आया, कुर्सी घसीटकर इसके सामने बैठा। यहाँ क्यों बैठी हो? इसने अपना मोबाइल मेज पर रखते हुए कहा। वैसे ही। नाज़नीन ने इसे देखा। कैसे ही? इसने देखते से आंखें मुस्कुराई। क्या हुआ वहां? नाज़नीन ने बात बदली। हंगामा, इसने कुर्सी से टेक लगाकर बताया। नाज़नीन की आंखें फैल गईं। क्या कोई बड़ा मसला हुआ? नाज़नीन के लहजे में परेशानी थी। जमाल आगा के वालिद बाबा साहब वहां मौजूद थे। वो किसी भी हाल में बेटे को जेल में नहीं रहने देना चाहते थे। उन्होंने अपनी सारी ताकत इस्तेमाल की है। हाशिम लब भींच कर रुका। पर क्या वो ले गए इसे? नाज़नीन ने उजरत से पूछा। नहीं मिसेज, आपके शोहर के आगे इनकी ना चली। आज की रात जमाला का जेल की हवा खाएगा, फिर कल तक बेल हो जाएगी। आज जमाला को किसकी औकात मालूम होगी और आइंदा ऐसा करने से जुर्रत नहीं करेगा। वो संजीदगी से खला में घूरते हुए बोला। फिर इसके बाबा को तो बहुत गुस्सा आया होगा। नाज़नीन की बात पर वो इसकी तरफ मतवज्जो हुआ। पर इन्हें अपने बेटे की अच्छी तरबियत देनी चाहिए थी। सीधे काम करता तो आज जेल ना होता। हाशिम ने कहकर शाने झुकाए। आपका इनसे क्या रिश्ता है? नाज़नीन ने इसे देखा। वो खान बाबा के चचाजाद भाई हैं। हाशिम ने कहकर इसकी आंखों में देखा, फिर आस्ता से दोनों हवेली वालों की हिस्ट्री से बताने लगा। नाज़नीन गाल के नीचे हाथ रखे खामोशी से इसे सुन रही थी। हाशिम बात खत्म करके रुका। गाल के नीचे हाथ रखे मगहनसी से देखती वो बहुत मासूम लग रही थी। हाशिम की आंखों में मोहब्बत थी। मोहब्बत उतर आई। कौन सी बात है तुम में ऐसी? इतनी अच्छी क्यों लगती हो? इसे मुसलसल देखने पर नाज़नीन पलके झपक कर नजरें झुकाती सीधी हो बैठी। हाशिम के लबों पर दिलकश मुस्कुराहट फैली। दिल को धड़का देने वाली अदाएं कहाँ से सीखी हैं? इसने स्याह झुकी पलकों को देखकर पूछा। जी। नाज़नीन ने नासमझी से नजरें उठाई। मेरी मासूम मिसेस, इसने प्यार से कहकर आगे होते नाज़नीन का हाथ अपने हाथ में लिया तो वो कांप सी गई। वो मुझे आपसे कुछ पूछना है। नाज़नीन धड़कते दिल को काबू करती एकदम बोली। पूछ लो, तुम्हारे सामने ही तो बैठा हूं। इसके ठंडे हाथ को मजबूती से अपने हाथ में जगड़ा। लबों पर शरारती मुस्कुराहट थी। साफ जाहिर था वो इसे तंग कर रहा था। खान बाबा आपसे किस बात पर नाराज हैं? इसने जल्दी से सवाल किया। हाशिम की मुस्कुराहट सिमटी। इसने लंबी सांस खींची, फिर अपने हाथ में जगड़े नाज़नीन के हाथ को देखते हुए बोला। वो चाहते थे मैं अभी से शादी कर लूं, पर मैंने इनकार कर दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता इसे सब बताता रहा था। इसने कोई बात नहीं छुपाई। ये भी बताया कि इसने गुस्से में शहरयार के पेरेंट्स के लिए क्या कुछ कहा था। शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात बताकर वो खामोशी से सर झुकाए इसके हाथ को घूरता रहा। आपको इनके वालिदैन के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। नाज़नीन ने इसे देखते मध्यम आवाज में कहा। मुझे एहसास है इस बात का। मैंने माफी भी मांगी कई बार, पर वो हनूस नीचे देखता रहा। नाज़नीन खामोशी से इसे देख रही थी। इससे गलती हुई थी और इसने माफी भी मांग ली थी तो खान बाबा और शहरयार को इसे माफ कर देना चाहिए था। आप परेशान ना हो, वो इंशाल्लाह जल्द ही मान जाएंगे। इसने दूसरे हाथ से हाशिम का हाथ थपका। इसे हाशिम का यूं उदास होना अच्छा नहीं लगा था।
हाशिम ने हैरत से सर उठाकर इसे देखा। तुम इस बात पर मुझसे नाराज नहीं? मेरे साथ हो? अंदाज में बेइंतहा खुशी थी। जी, उसकी आंखों में देखकर इसके लब खुद ब खुद हिले। जिंदगी के हर कदम पर वो एकदम शौक हुआ। नाज़ी की एक बात से इसकी सारी उदासी हवा हो गई थी। मकनसी से देखती नाज़ी एकदम चौंकी, फिर हड़बड़ाकर अपना हाथ इसके हाथ से खींचा। वो इससे इकरार चाह रहा था, उम्र भर का साथ देने का, और वो इस बात का जवाब नहीं देना चाहती थी। तभी जल्दी से बोली, मुझे खान बाबा से बात करनी है, मेरा मोबाइल टूट चुका है, लैंडलाइन से बात नहीं कर सकती, फिर क्या करूं? हाशिम ने खामोशी से इसे देखा, फिर कोट की जेब से एक नया मोबाइल निकालकर इसकी तरफ बढ़ाया। आते हुए लिया है, तुम्हारी सिम डाल दी है, कर लो अपने दोस्त को कॉल। नाजी ने खुशी से इसके हाथ से मोबाइल लिया। वो इसकी हर चीज का बिना कहे ख्याल रखता था। नाजी की आंखें चमक उठी। थैंक यू, इसने मध्यम आवाज में कहा। जाने ये थैंक यू मोबाइल के लिए था या अपना ख्याल रखने के लिए, या जमाल आगा से बचाने के लिए? बस इस वक्त इसका दिल महक रहा था। वजह सामने बैठा वो वजीहा शख्स था। हाशिम ने सर झटका। हस्बैंड और वाइफ के दरमियान थैंक यू लफ्ज नहीं होता। मेरा सब कुछ तुम्हारा है, मुझ समेत, तो मेरी हर चीज पर तुम्हारा हक है। जिन चीजों पर हक हो इनके लिए थैंक यू नहीं कहते। वो इतनी नरमी, इतने अच्छे अंदाज में कह रहा था कि इसे देखती नीली आंखों के सितारे उतर आए थे। इसने कुछ पल इस आंखों में देखा, फिर हार कर नजरें झुका गई। इसमें इतनी हिम्मत न थी कि इन मोहब्बत छलकाती दिलकश आंखों में मजीद देखती। चलो तुम कॉल कर लो अपने ससुर साहब को, हाशिम ने मुस्कुराकर कहा। हाशिम के हवाले से खान बाबा को ससुर की हैसियत से सोचकर नाज़ी के गाल गुलाबी हुए। वो सर झुकाए खान बाबा का नंबर डायल करने लगी, जबकि हाशिम कुर्सी पर रिलैक्स होकर बैठा, दाएं हाथ की मुट्ठी बनाकर लबों पर रखी और नाज़ी को देखने लगा। वो बात करने में मसरूफ हो चुकी थी। बात करती एक नजर इस पर डालकर फिर झिझक कर इधर उधर देख लेती तो हाशिम के लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट फैल जाती। से आंखें इसकी हर अदा नोट कर रही थी, पलकों का उठना झुकना, नीली आंखें इससे गुरेज करना, बाएं हाथ से बार बार बालों को कान के पीछे करना, गालों पर शफक की लाली बिखरी थी, गुलाबी लबों पर दूसरी तरफ की बातें सुनकर मध्यम सी मुस्कुराहट खेलने लगी थी। इसके देखने पर नाज़ी को बेचैनी होने लगी। वो जल्दी से बात खत्म करके कॉल काटती उठ खड़ी हुई। सुरसर से बात कर ली, अब जरा इनके बेटे पर भी करम कर लो। अंदाज पर सुकून और लबों पर मुस्कुराहट। हाय, वो जालिम इसका दिल धड़का रहा था। मुझे काम है, फजूल बातें नहीं कर सकती। वो अपने धड़कते दिल से परेशान थी। इसे डर था कि वो इस शख्स इसके दिल के धड़कने की आवाज ना सुन ले, इसीलिए वहां से भागने के लिए जल्दी में कह गई। वो जाने लग जाए हाशिम ने एक कदम इसका हाथ थामा, फिर उठ खड़ा हुआ। दिल में हसरत है कि कभी तुम मुझसे बात करने के लिए बेचैन रहो और मैं तुम्हें सुनूं और सताऊं, तुमसे बात ना करूं। इसने रुककर नफी में सर हिलाया। पर यह मुमकिन नहीं, क्योंकि हाशिम खान जीते जी तो ऐसा नहीं कर सकता। इश्क की हद तक चाहता है ये दिल तुम्हें। इसने सरगोशी में कहते नाज़ी का हाथ अपने सीने पर रखा। जब तक ये धड़कनें चल रही हैं हाशिम खान, तुमसे दूर नहीं रह सकता। हाँ, कभी अगर ये धड़कनें थम गई तो तुम्हें फिर कभी तंग नहीं करेगा। इसकी बात पर इसके सीने पर रखता नाज़ी का हाथ एकदम लर्ज़ उठा। वो बिना पलके झपकाए हाशिम को देख रही थी। वो इसके करीब झुका। मुझे खोने से डरने लगी हो? कान के करीब इसकी मुस्कुराती आवाज सरसराई थी। नाज़ी की सांसें थमने लगी। मुझे नहीं मालूम, खोए अंदाज में कहती। अगले ही पल वो अपना हाथ खींचकर पलटी और अंदर की तरफ भाग गई। पीछे हाशिम। इसने हाशिम की हंसी में डूबी भारी आवाज सुनी, पर मुझे मालूम है। इसकी बात पर नाज़ी ने दिल पर हाथ रखा और इसकी नजरों से ओझल होती अंदर चली गई, जबकि हाशिम मुस्कुराता हुआ कुर्सी पर बैठा और सर उठाकर आसमान को देखने लगा। लो, आज इसका अपने आप से किया वादा पूरा हुआ। वो कांच सी लड़की इसकी मोहब्बत के आगे हार गई थी, पर नहीं, वो हार कर भी जीत गई थी। वो खुद पहले भी हारा हुआ था और आज भी, पर मोहब्बत में हार भी जीत जितना सरूर बख्शती है। वो भी फातिहा था। इसने एक मासूम खूबसूरत दिल को जीता था और अब से वो दिल इसका था। अभी आज अकेली ही नहीं आई थी, ना नाज़ी थी और ना नूर। इसका दिन बहुत बोर गुजरा था। अल्लाह अल्लाह करके छुट्टी हुई तो वो गाड़ी में बैठी, पर आज इसका बुरा दिन था। तभी दरमियान रास्ते में ही गाड़ी खराब हो गई। वो परेशान सी गाड़ी के पास खड़ी थी और ड्राइवर गाड़ी को चेक करने में लगा था। क्या हुआ है बाबा? इसने बेजारी से पूछा। समझ नहीं आ रही बेटा, किसी मैकेनिक को दिखानी पड़ेगी।
वो परेशानी से बोले। अभी ने पेशानी मसली, फिर मोबाइल निकाला और शहरयार का नंबर डायल करने लगी। जब एक गाड़ी इनके पास आकर रुकी, अभी ने सर उठाकर देखा तो गाड़ी से अहद निकल रहा था, जीन्स और ब्लैक टी शर्ट में। इसके मजबूत बाजू नजर आ रहे थे, आंखों पर ग्लासेस लगे थे और वो चलता इनके करीब आया। गाड़ी खराब हो गई है? इसने ड्राइवर से पूछा। जी, ज्यादा मसला लगता है, ड्राइवर ने जवाब दिया। आप गाड़ी को ठीक करवाएं और अभी आप मेरे साथ चलें, आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ, इसने संजीदगी से कहा। ड्राइवर ने सर हिलाया और वो अहद को जानता था कि वो शहरयार का दोस्त है और काबिल भरोसेमंद इंसान है, इसलिए शुक्र भरी सांस ली। वरना इसे अभी की फिक्र थी कि जवान लड़की बीच रास्ते में खड़ी थी, जो कि अच्छी बात ना थी। पर मैं आपके साथ? अभी झिझक कर रुक गई। यूं बीच रास्ते में खड़े होने से अच्छा नहीं आप मेरे साथ चल रही हैं? कहीं मैं शहरयार को कॉल करके बता देता हूँ कि आप मेरे साथ हैं और मैं आपको सही सलामत घर पहुंचा दूंगा, इसने दो टोक अंदाज में कहा। अभी गड़बड़ा गई। ये नहीं कि इसे अहद पर भरोसा नहीं था, बस इसकी मौजूदगी में वो अजीब फील कर रही थी, इसीलिए इससे दूर भागती थी। अपने एहसासात को वो समझ नहीं पा रही थी। ऐसी बात नहीं, मैं चलती हूँ आपके साथ, वो मोबाइल बैग में डालते हुए बोली। अहद के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ था। इसने अभी को आगे चलने का इशारा किया। अभी आगे बढ़ी। अहद ने इसके लिए कार का दरवाजा खोला और वो बैठी तो घूमकर ड्राइविंग सीट पर बैठा। गाड़ी आगे बढ़ रही थी। अभी खामोशी से खिड़की से बाहर देख रही थी। अहद ने इसे देखा, फिर रहा नहीं गया तो बोल पड़ा। आपने बोलना कम कर दिया है या मुझसे बात करना आपको पसंद नहीं? मैं पहले कब बोलती थी? अभी ने गर्दन फेर कर इसे देखा। पहली मुलाकात में तो बहुत बोलती थी, वो सामने देखता मुस्कुरा कर बोला। तब आपने मुझे बोलने पर मजबूर किया था, अभी ने मुंह बनाया। अब बोलने पर मजबूर करूं तो क्या बोलने लग जाएंगी? सवालिया अंदाज में पूछा। अब मुझे बोलते हुए क्यों देखना चाहते हैं? आपने आबरू उठाया। बोलते हुए आप मुझे अपनी सूरत तो दिखाती हैं, वरना चेहरा फेर कर बैठी रहती हैं, अंदाज में नाराजगी थी। इशारा कुछ वक्त पहले की तरफ था। आबी के गाल एकदम खुलाबी हुए। आगे वो कुछ ना कह पाई और चेहरा फेर गई। देखा, फिर खामोशी से चेहरा फेर गई। अहद ने अफसोस से कहा। आबी के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी। ये शख्स भी ना, कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है, मुंह फेरे हुए ही जवाब दिया। समझने का मौका तो दे, हम खामोशियां भी समझ लेंगे। अहद की आवाज मुस्कुराती हुई थी। अभी ने मुंह पर हाथ रखकर हंसी रोकी। इसने जवाब न दिया कि जरा वो सियाना इसकी खामोशी तो समझ ले। अहद आलम सब समझ गया। सर को खम देकर दिलकश अंदाज में कहा गया। आबी का दिल धड़क उठा। अहद ने एक मुस्कुराती नजर इस पर डाली और फिर हाथ बढ़ाकर टेप ऑन किया। गाड़ी में राहत फतेह अली खां की दिल को छू देने वाली आवाज गूंजने लगी। तेरा मेरा साथ हो, तारों की बात हो, यही दिल चाहे रोज तुमसे ही बात हो, दोनों को न भूले कभी ऐसी मुलाकात हो, मैं लखा मंग के दुआवां तेनू पाया है, रब सोने तेनू मेरे नावे लाया है, हाथों में तेरे अब सदा मेरा हाथ हो, तेरा मेरा साथ हो, तारों की बात हो, यही दिल चाहे रोज तुमसे ही बात हो, दोनों को न भूले कभी ऐसी मुलाकात हो। गाने के बोल आबी को बहुत कुछ समझा रहे थे। इसे अपने इर्द गिर्द फूल ही फूल बिखरते हुए महसूस हो रहे थे। चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कान चमक रही थी। इसने फिर से गाने के बोलों पर गौर किया। मैं जदों प्यार नाल वेखा वे तेनू नी, फिर कसम खुदा दी इंज लगे मैनू नी, जैसे सामने सारी कायनात हो, तेरा मेरा साथ हो, तारों की बारात हो, यही दिल चाहे रोज तुमसे ही बात हो, दोनों को न भूले ऐसी मुलाकात हो, सदक है इश्क मेरा वेख असमा के, दिल करे तेनू वेखा सामने बिठा के। इस बोल पर आबी का दिल रफ्तार पकड़ गया, जबकि अहद मगन सा सामने देखकर ड्राइव कर रहा था। लबों से मुस्कुराहट जुदा नहीं हुई थी। गाना खत्म हुआ तो गाड़ी में खामोशी छा गई, पर इस खामोशी में भी दो दिल जैसे एक दूसरे से बात कर रहे थे। अहद ने हवेली के गेट के सामने गाड़ी रोकी। अभी जल्दी से दरवाजा खोलने लगी जब इसने पुकारा, आबिश। इसका मुकम्मल नाम अहद के लबों पर बहुत प्यारा लग रहा था। जी, अभी ने पलटकर इसे देखा। आपको मालूम है मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, इसीलिए मैं अपने भाई और भाभी को आपकी तरफ भेजना चाहता हूँ। इसने अभी की आंखों में देखा। जी, अभी आहिस्ता आवाज में कहती नजरें झुका गई। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? और ने इसके मुख्तसर जवाब पर समझाने वाले अंदाज में कहा। इसे लगा शायद अभी इसकी बात को समझी नहीं। अभी ने नजरें उठाकर इसे देखा। मैं समझ गई अच्छे से, आप भेज दे इन्हें, और थैंक यू यहाँ ड्रॉप करने के लिए। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज। वो मुस्कुराकर एक ही सांस में कहती, अगले ही पल दरवाजा खोलकर गाड़ी से उतर गई। बहुत हैरान सा बैठा रह गया।
फिर बात समझ कर हंसने लगा। दूर होती आबी को देखा, जिसने गेट से अंदर जाने से पहले पलटकर एक नजर मुस्कुराकर इसे देखा और वो अपना दिल थाम कर रह गया। उफ, मैं गया। इसने दिल पर हाथ रखा, फिर दिलकशी से हंसकर बालों में हाथ फेरा और गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। वो लड़की जो पहली नजर में से अच्छी लगी थी, फिर दोबारा देखा तो दिल में उतरती चली गई और अब वो जल्द ही इसकी हो जाने वाली थी। महसूस करके मुझे तो खुद में कहीं पे है तेरी धड़कन, जहां मैं हूं वहीं पे। नूर आबी को गुड नाइट कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ी। आहिस्ता से दरवाजा खुलकर अंदर दाखिल हुए, फिर दीवार के साथ टेक लगाकर शहरयार को देखने लगी, जो इसकी मौजूदगी से अनजान अलमारी के खोले खड़ा दराज में रखी चीजें चेक करने में मसरूफ था। इसकी दी चीजें इस्तेमाल नहीं करते थे, पर मोहतरम पाबंदी से चेक जरूर करते थे। नूर मुस्कुराकर इसकी पुश्त को देख रही थी, फिर मुस्कुराहट दबाकर आहिस्ता से चलती शहरयार की तरफ बढ़ने लगी। आज इसे रंगे हाथों पकड़ने का इरादा था और वो शहरयार के पीछे खड़ी हुई, फिर पांव ऊपर करके इसके कंधे से दराज में झांकते हुए बोली, क्या हो रहा है? लहजे में शरारत थी। शहरयार हड़बड़ाकर पलटा। नूर जो इसके करीब थी, एकदम इसके सीने से टकराई। शहरयार ने इसे थामकर गिरने से बचाया। क्या कर रही हो तुम यहाँ? यूं पकड़े जाने पर शहरयार को गुस्सा आ गया था। आप शायद भूल रहे हैं, मैं पहले वाली महानूर नहीं, अब मैं आपकी बीवी हूँ और यह कमरा मेरा भी है और मैं कभी कभी यहाँ आ सकती हूँ, इसने आंखें घुमाकर कहा। शहरयार जो कुछ दिनों से खामोश महानूर को देख रहा था, अब अचानक पहले वाली महानूर से पाला पड़ा तो वो हैरान हुआ। इसे संजीदा सूरत बनाकर महानूर को छोड़ा। अपना काम करो माँ, ज्यादा मेरी जासूसी मत करो। वो दरवाजा बंद करने लगा तो महानूर ने इसे रोक दिया। आपका काम ही अब मेरा काम है शहरयार, वो मजे से कहती परफ्यूम उठाकर खोलने लगी। ये क्या कर रही हो? शहरयार ने तब कर इसके हाथ से परफ्यूम लेना चाहा। आंखों का इस्तेमाल करे शहरयार खान। वो एक नजर इसे देखती हुई मुस्कुराई। माँ, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, उसने लफ्ज चबाए। आपको तो हर वक्त गुस्से में रहते हैं, इसमें नई बात क्या है? इसने परफ्यूम पैक से निकाला, फिर अपने हाथ पर स्प्रे करके इसकी महक सांसों में उतारी। तुम? शहरयार एकदम रुका, क्योंकि महानूर इस पर परफ्यूम स्प्रे करने लगी थी। शी, मैं? क्या? इसने आबरू उठाकर पूछा, फिर फिजा में परफ्यूम स्प्रे करने लगी। शहरयार ने इसका हाथ गिरफ्त में लेकर इसे रोका और फिर इसके हाथ से परफ्यूम छीना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वो इसे घूरने लगा। नहीं, मेरा दिमाग ठीक है, मैं बस चाहती हूँ कि आपकी खुशबू आपकी गैर मौजूदगी में भी मेरे इर्द गिर्द रहे। महानूर मगन अंदाज में कहती इसकी आंखों में देखने लगी। शहरयार ने कुछ पल इसकी आंखों में देखा और फिर झटके से इसका हाथ छोड़ा और परफ्यूम को दराज में डालकर लॉक किया। आपका कब तक मेरे साथ ठीक होने का इरादा है? वो कमर पर हाथ रखकर पूछने लगी। शहरयार ने एक सरसी सी नजर इस पर देखा, फिर पलटकर सोफे की तरफ बढ़ा। महानूर की बात का इसके पास कोई जवाब न था। इसने सोफे पर बैठकर मेज से सिगरेट का पैकेट उठाकर इसमें से सिगरेट निकाला। इसने सिगरेट सुलगाया ही था कि महानूर इसके सामने आ खड़ी हुई। सिगरेट पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, इसने कहकर अगले ही पल इसके हाथ से सिगरेट लेकर एस्ट्रे में मसला। शहरयार नजरें उठाए दांत पीसकर इसे देख रहा था। तुम्हारा भाई भी पीता है, इसे कभी रोका है? वो तब कर उठ खड़ा हुआ। लाला की इसकी बीवी देख रही होगी, आप मुझ पर अपना ध्यान रखें। बीवी देख रही होगी? शहरयार की सुई अटकी। महानूर ने जुबान दांतों में दबाई। मेरा मतलब कि जब लाला की बीवी होगी वो इन्हें देख लेगी, इसने जल्दी से बात बनाई। जल्दी में इसके मुंह से सच निकल गया था। इसकी बात पर सर झटककर शहरयार ने संजीदा सूरत के साथ दोबारा सिगरेट का पैक उठाया चाहा, जिसे झट से महानूर ने उठाया और फिर डस्टबिन में फेंक दिया। यार माँ, क्यों तंग कर रही हो? वो आखिरकार झंझला कर बोला। निकाहनामे पर साइन करके आपने खुद मुझे तंग करने का हक दिया है, और वैसे भी बीवियां तो शोहरों को तंग करती ही रहती हैं, ये इनका काम है। वो हंसकर कहने लगी। शहरयार का अपने बाल नोचने का दिल कर रहा था। तुमने कसम खा रखी है कि आज तुम मुझे चैन से नहीं रहने दोगी? इसने बरहम अंदाज में पूछा। जी बिल्कुल, इसने मासूमियत से सर हिलाया। ठीक है, फिर मैं आज के लिए घर जा रहा हूँ, बैठी रहो तुम यहाँ के लिए, करो परेशान चुड़ैल जिनों को। शहरयार दांत पीस कर कहता साइड से निकलकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। महानूर भागकर इसके सामने आई। अच्छा सॉरी, अब तंग नहीं करती, अब कहीं ना जाएं, इसने मनाने वाले अंदाज में कहा। शहरयार बिना कुछ कहे से घूरता रहा। सॉरी ना, इसने अपने कान पकड़कर मुंह बिसोरा। इसकी सूरत देखकर शहरयार की घूरती आंखें नम पड़ी, फिर मोहब्बत से इसके चेहरे का तवाफ करने लगी। इट्स ओके, नजरें फेरकर आहिस्ता आवाज में बोला। ये हुई ना बात? वो हंसकर इसके करीब आई। वैसे नरम लहजे में आहिस्ता से बात करते आप काफी हैंडसम लगते हैं। जिन हरगिज नहीं रखते, लहजे में शौकी थी। माँ, इसे शहरयार ने इससे वार्न किया।
अच्छा चलें, अब यहाँ बैठे, मैं कॉफी बना कर लाती हूँ, फिर इस चांदनी रात में साथ में मिलकर कॉफी पियेंगे। इसने चुटकी बजाकर शहरयार का बाजू थामा और फिर इसे लेकर बेड की तरफ बढ़ी। वो बेड पर बैठा तो वो पलटकर कमरे से निकल गई। इसकी नजरों से ओझल होते शहरयार के लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट फैली थी। पागल लड़की, इसे मुस्कुराकर सर झटका। कुछ देर पहले महानूर 2 कप हाथों में थामे वापिस आई। शहरयार कमरे में गायब था। शहरयार इसकी फिक्रमंदी से पुकारा। इसे लगा वो शायद चला गया हो। इसके चेहरे पर मायूसी फैली। इधर हो माँ, इसकी आवाज बालकनी से आई। महानूर के चेहरे पर खुशी दौड़ी। वो जल्दी से बालकनी की तरफ बढ़ी। शहरयार कुर्सी पर बैठा था और महानूर ने 1 कप इसे दिया, फिर अपना कप थामे इसके सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। चांद की रोशनी में वो दोनों कितने ही पल खामोश बैठे इस हसीन रात को महसूस कर रहे थे। वक्त ने एक लंबे अरसे बाद इन्हें ये रात नसीब की थी जहां वो एक साथ बिना लड़े इत्तेफाक से बैठे थे। आपको याद है हमारी शादी को कितने दिन हो गए हैं? महानूर ने इसे देखकर पूछा। 11 दिन, शहरयार ने कॉफी का सिप लेकर कहा। आपको याद है? इसे खुशगवार हैरत हुई। शादी मेरी भी हुई है माँ, याद तो होगा। इसका अंदाज सरसीज था, पर इसकी आंखों में इस लड़की के लिए दुनिया जहां की मोहब्बत सिमट आई थी। वो इसे क्या बताता कि सालों से इसने इस दिन का इंतजार किया था। इसे अपनी दुल्हन के रूप में देखना इसे सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। पर वक्त ने ऐसे मौके पर शहरयार के नाम लिखा था जब शहरयार अपने आप को समझने से कासिर था, जब मोहब्बत इसकी ने खुद पर अना का खौल चढ़ा लिया था। मोहब्बत तो इसे महानूर से बहुत थी, पर जाने कब वो इस एक बात को छोड़कर अपनी अना के खोल को तोड़ के इसे अपने दिल की बात बताएगा। दोनों देर रात तक वहां बैठे हल्की फुल्की बातें करते रहे। महानूर खुश थी कि वो पत्थर पिघल रहा था और शहरयार वो तो पहले से ही पिघल कर पानी हो चुका था। अब देर थी तो महानूर के कदमों को बहकर जाने की, इस पर अपनी मोहब्बत का राज खोलने की, फिर सब कुछ हसीन हो जाने वाला था। ताबीन और अमतल अफनंदी टेबल पर बैठी नाश्ता कर रही थी। अमतल अफनंदी नाश्ता करके साथ अपनी किसी दोस्त से फोन पर बात कर रही थी, जबकि ताबीन बेजार सी बैठी बेदिली से कॉफी पी रही थी। अमतल अफनंदी की बातें इसके कानों में पड़ रही थी। अच्छा, महानूर की शादी हो गई? उन्होंने नहुसत से कहा। ताबीन ने इन्हें देखा। हाँ, रिश्ता तो है इससे, पर मैंने इनमें से एक के अलावा किसी को नहीं देखा, बस नाम ही सुने हैं। वो भी तब मालूम हुए जब लाला लोगों की तरफ आना जाना शुरू हुआ। खैर, मुझे इनके बारे में जानने का कोई शौक नहीं। वो खौफ से कहती दूसरी तरफ की बात सुनने लगी। फिर कुछ देर बाद कॉल काट करके वो नाश्ते की तरफ मतवज्जो हुई। ये महानूर कौन है? ताबीन को तजस्सुस हुआ तो वो पूछ बैठी। हाशिम खान की बहन। अमतल अफनंदी ने मुंह बिगाड़ कर जवाब दिया। हाशिम खान की बहन भी है? ताबीन हैरान हुई। तो तुमने कैसे यतीम समझ रखा था जिसके आगे पीछे कोई ना हो? अमतल अफनंदी जोर से हंसकर बोली। उफ मामा। ताबीन ने बेजारी से इन्हें देखा। आपका क्या रिश्ता है इनसे? ताबीन ने आबरू उठाया। हाशिम के वालिद मेरे तायाजाद भाई हैं। ये बता दें इनकी सूरत ऐसी बनी जैसे कोई कड़वी चीज खा ली हो। व्हाट? ताबीन शौक थी और आज तक इस बात से अनजान थी। ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इसने हैरत से कहा। क्या करना था तुम्हें जानकर? ये कोई जरूरी बात तो नहीं थी। वो मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में बोली। कुछ तो कर ही लेती मामा। वो सोचों में गुम बोली, फिर अचानक चौंक कर इन्हें देखा। अब सारी बात समझाए मुझे। ये भी कि हाशिम अपनी फैमिली के साथ क्यों नहीं रहता, यहाँ अकेला क्यों रहता है? तब भी इनका दिमाग दौड़ने लगा। अमतल अफनंदी जो मालूम था वो सब तबीन को बताने लगी कि हाशिम खान के बाबा ने घर से निकाला है। बात रिश्ते की थी। ऊपर की जो बात इन्हें बाबा साहब ने मालूम हुई थी वो इन्होंने तबीन को बता दी। सब सुनकर तबीन सर हिलाने लगी। फिर शानी पर सोच की लकीरें थी। बाबा जान आ गए? इसने सोचों से निकल कर पूछा। रात को आया और अपनी लाडली बेटी के सोग में कमरा बंद है। पहले इतने दिन बिजनेस के बहाने मुंह छुपाए बैठे रहे और अब यहाँ भी यही हाल है। नाजी का जिक्र करते इनके लहजे में नफरत उतर आई थी। कम ऑन मामा, ऐसी तो ना कहें। बाप के बारे में माँ का ये अंदाज इसे अच्छा नहीं लगा था। अमतल अफनंदी कुछ कहने ही वाली थी जब इनका मोबाइल रिंग होने लगा। उन्होंने कॉल उठाई और दूसरी तरफ बीबी जान थी। उन्होंने इन्हें बताया कि जमाल आगा कल से जेल में है। ये खबर सुनकर वो झट से उठ खड़ी हुई, फिर इन्हें हवेली आने का कहकर फोन बंद किया। क्या हुआ? तबीन इनकी उड़ी रंगत देखकर बोली। जमाल आगा कल से जेल में है। व्हाट? क्यों? तबीन हैरान हुई। इसने हाशिम पर हमला किया। हाशिम ने इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी। इनकी बात सुनकर तबीन का दिल बाहर आने लगा। हाशिम पर हमला? जमाल आगा की हिम्मत कैसे हुई वो हाशिम को कुछ कहता? बात नाजनी की हुई थी और इसे रास्ते से हटाएंगे, फिर जमाल आगा ने हाशिम पर क्यों हमला किया? तब इन सोचों से निकलती अमतल अफनंदी की तरफ मतवज्जो हुई, जो इससे पूछ रही थी कि वो इनके साथ जाएगी कि नहीं। वो जेल तो नहीं जा सकती थी, इसीलिए छोटी हवेली जा रही थी। दोपहर तक बाबा साहब जमाल आगा को छुड़वाकर वहां लेकर जाने वाले थे। तबीन उठ खड़ी हुई और इसे जमाल आगा से पूछना था कि इसने ऐसा क्यों किया।
दोनों माँ बेटी घर से छोटी हवेली जाने के लिए निकली थी। वो लोग छोटी हवेली में थी जब बाबा साहब जमाल आगा को लेकर वहां पहुंचे। जमाल आगा को देखकर सब हैरान परेशान रह गए। इसका चेहरा जख्मी जख्मी था, आंखें सूजी हुई थी, जगह जगह छोटे छोटे कट लगे थे। इसके फटे कपड़ों की जगह नए कपड़ों ने ले ली थी, पर वो इसकी हालत खराब को ना छुपा सके। ऊपर से इसके चेहरे के तासुरात ऐसे कि वो खौफनाक बना रहे थे। तबीन तो इसे एक नजर पहचान ही ना पाई। इसके चेहरे का नक्शा ही बदल चुका था। बीबी जान तो बेटे को देखकर रोने लगी। अमतल अफनंदी की आंखें भी फट गई थी। जमाल आगा ने नजर उठाकर किसी को ना देखा। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। ये क्या हाल कर दिया है मेरे बच्चे का? बीबी जान ने रोते हुए बाबा साहब को देखा। तुम्हारे बच्चे की जल्दबाजी का नतीजा है सब। ठंडे दिमाग से काम लेते तो इस हाल में ना होता। वो झुंझुलाकर बोले थे। इन्हें अब भी बेटे की गलती नजर ना आई। नजर आया तो ये किसने जल्दबाजी की। अगर अच्छे से प्लान करके ये सब करता तो पकड़ा ना जाता। इनकी बात पर बीबी साहब सोफे पर बैठकर रोने लगी। वो अपने शोहर को कैसे समझाती कि ये सब हालत है। वो इनकी बात सुनने को भी ना थे। जैसे वो खुद थे वैसे ही इन्होंने अपने बेटे को बना दिया था। जमाल और बिलावल दोनों बाप के नक्शे कदम पर चल रहे थे। बीबी जान को खौफ आता था कि अगर अल्लाह ने इनकी रस्सी खींच ली तो वो बर्बाद हो जाएंगे। वो अपने बेटों का बुरा भी नहीं चाहती थी। दुनिया के लिए वो लाख बुरे सही, पर माँ के लिए तो वो इसके बेटे ही थे, जिन्हें कुछ भी होने का सोचकर इनका दिल कांप जाता था। हर वक्त इनकी यही दुआ थी कि वो सुधर जाएं, लौट आए सही रास्ते की तरफ, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो वो बर्बादी ही इनका मुकद्दर बनेगी। अमतल अफनानी आगे बढ़कर इन्हें चुप करवाने लगी। बाबा साहब खामोशी से सोफे पर बैठ गए, जबकि ताबीन वहां से जमाल आगा के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। वो कमरे में दाखिल हुई तो इसे वो कहीं नजर न आया। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी, शायद वो शावर ले रहा था। तबीन सोफे पर बैठकर इसका इंतजार करने लगी। तभी सामने मेज पर रखे जमाल आगा के मोबाइल की ट्यून बजी। तभी इनको तजस्सुस हुआ तो इसने मोबाइल उठाया। मोबाइल पर लॉक नहीं लगा था, इसीलिए इसने आराम से मोबाइल खोला। वहां कोई वीडियो भेजी गई थी। तभी ने पहले सोचा कि मोबाइल रख दे, फिर तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वीडियो ओपन की। तेज बरसती बारिश में जमाल आगा बेहोश जमीन पर पड़ा था और इसकी हालत अब से 100 गुना ज्यादा बुरी थी। कपड़े फटे हुए थे और चेहरा खून से तर था। तभी इनकी आंखें फैल गईं। किसी ने जमाल आगा को खूब पीटकर इसकी वीडियो बनाई थी। बारिश के शोर के अलावा इसे और कोई आवाज सुनाई ना दे रही थी। जमाल आगा की हालत काबिले रहम थी। वो वीडियो में खोई थी जब इसके हाथ से मोबाइल छीना गया। इसने झट से नजर उठाकर इसे देखा तो जमाल आगा खड़ा था। इसकी नजरें अब मोबाइल स्क्रीन पर थी और जो मंजर इसे वहां देखने को मिला, इससे तौहीन के मारे इसका चेहरा अंगारा हुआ। जिसम जैसे आग भड़क उठी। ये वीडियो भेजकर इसे याद दिलाया गया कि वो हार गया था। वो एक बार फिर हाशिम खान से बुरी तरह हार गया था। वीडियो भेजने वाला कौन था? इसका दुश्मन, जिसने इसे हार से दो चार किया था। हाशिम खान। ये नाम जमाल आगा के चारों गिर्द चकराने लगा। वीडियो देखकर दिमाग में वो अजियत भरे सारे लम्हे ताजा होने लगे। वो वीडियो को फिर से प्ले करता, लाल आंखें इस पर टिकाए खड़ा था। तभी इनकी मौजूदगी जैसे भुला चुका था। ये किसने तुम्हें मारा और ये वीडियो? तभी इनकी बात पर इसने सर उठाया। इसका दिल चाह रहा था दुनिया को आग लगा दे। वो कुछ ना बोला और जाकर बेड पर बैठ गया। बोलो जमाल आगा, ये भी बताओ कि तुमने हाशिम खान पर हमला क्यों किया? तमीन इसके सामने खड़ी इससे पूछ रही थी और अचानक हाशिम के नाम पर इसके दिमाग की घंटी बजी। हाशिम ने तुम्हारी ये हालत की है? इसने पहली आंखों के सामने हैरत से पूछा। नहीं, इसने जमीन को घूरते हुए झूठ बोला। तभी ने अफसोस से इसे देखा। प्लान नाजी को रास्ते से हटाने का था, फिर तुमने हाशिम पर क्यों हमला किया? तभी इनका लहजा सख्त था। जमाल आगा इसकी बात पर एक झटके से उठ खड़ा हुआ। नहीं किया मैंने कोई हमला तुम्हारे यार पर, समझी? इसे कंधों से दबोच कर वो घुराया था। तभी इनको इससे एक पल के लिए डर लगा था। फिर इसने दांत पीसकर जमाल आगा को धक्का देकर पीछे किया। संभाल कर बात करो, मैं कोई दबू सी लड़की नहीं हूं जो तुमसे डर जाएगी, इसलिए अपना गुस्सा अपने पास रखो, संभाल कर। मुझ पर रोक डालने की जरूरत नहीं, समझे? उंगली उठाकर चबाते हुए बोली। जब जमाल आगा की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी पर जुबान से एक लफ्ज भी ना अदा हुआ। वो और झूठ बोलना बंद करो। तुम्हारी हालत देखकर अच्छे से मालूम हो रहा है किसने तुम्हारी धुलाई की है। बहुत वक्त लगेगा ठीक होने में, इसलिए आराम फरमाओ। अब गुस्सा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। वो तंसिया मुस्कुराकर इसकी आंखों में देखकर कहती पलटी और दरवाजे से बाहर निकलती चली गई। इसकी बात ने जमाल आगा को जलाकर ही खाक कर डाला था। वो बेड पर गिरने के अंदाज में बैठा और फिर बालों को जोर से मुट्ठियों में भींचा। तभी फिर इसकी मोबाइल की ट्यून बजी। इसने बेड से मोबाइल उठाकर चेक किया, वहां मैसेज आया था। इसने मैसेज ओपन किया। कैसा लगा तुम्हें अपनी ही दवा का जायका? तुम्हारा कजन हाशिम खान। इशारा वीडियो की तरफ किया गया था। तंज में डूबा मजाक उड़ाने वाला मैसेज पढ़कर जमाल आगा ने अगले ही पल घुराकर मोबाइल उठाकर सामने दीवार पर दे मारा। पछताओगे तुम हाशिम खान, पछताओगे।
वो हार के इस मुकाम पर था कि इसकी आंखों में से आंसू निकलने लगे थे। हाशिम के मैसेज ने आंख में जैसे पेट्रोल छिड़का था। इसकी हंसी जलकर खाक हो गई थी। वो ताबीन के सामने हुई अपनी तौहीन से मर रहा था। इसकी मर्दानगी को कहाँ गवारा था कि एक लड़की के सामने वो कमजोर साबित हुआ था, वो भी इस शख्स के मुकाबले में जिसे मात देने के लिए इसने बड़ी की बड़ी बातें की थी। वो लड़की इस पर तंज करके चली गई थी। ये बात वो कैसे बर्दाश्त करता? वो भी इन्हें मुंह तोड़ जवाब देगा और वो लोग देखते रह जाएंगे। अपनी सांसें, अपनी आहें तुम पर वार बैठे हैं, मोहब्बत तेरे सदके हम खुद को हार बैठे हैं। इससे आज हसन मिला कॉल की थी कि किसी तरह से बाबा जान से बात कर ले। वो पहले भी कई बार हसन अफंदी के मोबाइल पर कॉल कर चुकी थी, पर पहली बार जब उन्होंने कॉल उठाई तो वो खामोशी से आंसू बहाती रही। इसकी खामोशी से वो समझ गए थे वो नाजी ही है। तभी इसके बाद उन्होंने इसकी कॉल पिक नहीं की थी। फिर वो लैंडलाइन पर फोन करती, हसन अफंदी का पूछती तो जवाब यही मिलता, वो घर पर नहीं है। आज भी यही जवाब मिला था। वो जानती थी हसन अफंदी वापिस आ गए हैं और वो इससे बात नहीं करना चाहते। आज फिर इसके दिल पर उदासी के बादल छाए थे। आज फिर पुरानी यादों ने दिल पर हमला किया था। दिल में दर्द फैलने लगा था। वो बैठी हाशिम की पेंटिंग को तक रही थी। हाथ बढ़ाकर इस पर आहिस्ता से हाथ फेरा। आप बहुत अच्छे हैं, पर काश आप ये रास्ता ना अपनाते। काश आप खुशी का पैगाम लेकर मेरी जिंदगी में दाखिल होते तो आज मेरे दिल का एक कोना दर्द में ना डूबा होता। वो ज़ेरे लब बड़बड़ा रही थी। तभी एकदम दरवाजा खुलने की आवाज आई और वो झट से उठी और पलटकर कैनवस के सामने खड़ी हुई। सामने दरवाजे के पास हाशिम खड़ा था। दरवाजा खुलने से वो पहचान गई थी कि हाशिम ही होगा, क्योंकि छोटी पठानी या कोई नौकर होता तो वो दरवाजे पर दस्तक देते थे। हाशिम को देखकर नाज़नीन अच्छे से पेंटिंग के सामने खड़ी हुई कि इसे पेंटिंग दिखाई ना दे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो चाहती थी हाशिम यहाँ से चला जाता कि ये पेंटिंग वाला राज ही रहे। हाशिम ने कदम आगे बढ़ाए तो नाज़नीन झट से बोली, रुक जाएं। हाशिम हैरत से रुककर इसे देखने लगा। क्या हुआ? इसने इर्द गिर्द देखा, कहीं कुछ गलत तो नहीं, सब नॉर्मल था। आप बाहर जाए, मैं बाहर आती हूँ, फिर बात करते हैं। इसने नर्वस अंदाज में हाथों को मसल कर कहा। अच्छा। हाशिम ने अच्छा को लंबा खींचा, फिर मशकूक नजरों से नाज़नीन को देखा कि कोई गड़बड़ तो जरूर है। वो कदम उठाता आगे बढ़ा और नाज़नीन के वजूद में बेचैनी फैली। हाशिम आप जाए, मैं आकर बात करती हूँ ना, इसने उजलत से कहा। कोई मसला है? वो चलकर इसके करीब आता जा रहा था। नहीं तो कोई मसला नहीं। इसके करीब आने पर वो अच्छे से कैनवस के सामने खड़ी हुई। हाशिम को कैनवस दिखाई नहीं दे रहा था, पर नाज़नीन का अंदाज से शक में मुब्तला कर गया कि वो इससे कुछ छुपा रही है। मुझसे कुछ छुपा रही हो? वो इसके सामने खड़ा हुआ। नहीं तो। नाज़नीन ने पेशानी पर चमकता पसीना हाथ की पुश्त से साफ किया। फिर इतनी नर्वस क्यों हो? वो मजीद करीब हुआ। नाज़नीन हाथ इसके सीने पर रखकर इसे रोका। मैं कोई नर्वस नहीं हूँ, आप बस पीछे होकर खड़े हों। इसने किसी हद तक लहजे को मजबूत किया। अच्छा जी। सर हिलाकर कुछ कदम पीछे हुआ और नाज़नीन ने लंबी सांस भरी और अगले लम्हे इसकी सांस अटक गई जब हाशिम ने इसका बाजू थामकर अपनी तरफ खींचा। वो इसके सीने से टकराई। हाशिम ने इसके गिर्द बाजू फैलाया और इसे अपने साथ लगाए। इससे नजरें उठाकर सामने देखा। कैनवस पर पेंट चेहरा, अपना चेहरा देखकर इसकी आंखें थम गई, जबकि इसके सीने से लगी नाज़नीन का भी यही हाल था। वो भी बुत बन गई थी। वो पकड़ी जा चुकी थी। हाशिम ने पेंटिंग देख ली थी। वो अब कैसे बताएगी किसने क्यों बनाई पेंटिंग, किस एहसास ने इससे ऐसा करवाया था? वो तो अब इनकार भी नहीं कर सकती थी। हाशिम कितने ही पल पेंटिंग को देखता रहा, फिर मध्यम सी मुस्कुराहट इसके लबों पर बिखरती चली गई। आंखों में रोशनी ही रोशनी भर गई। इसने नाज़नीन के सर के पीछे हाथ रखकर इसका सर पीछे किया। इसकी लरजती पलकें झुकी हुई थी, गाल गुलाबी हो रहे थे। आंखें इस हसीन चेहरे को देख रही, लबों से मुस्कुराहट जुदा ना हुई। नाज़नीन भी सांस रोके खड़ी थी। तो मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी आपने और मुझे इस बात से अनजान रखा, ऐसा क्यों? इसने नाज़नीन के कान में सरगोशी की। छोड़े मुझे। नाज़नीन ने बिना इसे देखे खुद को छुड़वाने की कोशिश की, पर कामयाब ना हुई। पहले जवाब दो। इसके बाल कान के पीछे करके बोला। नहीं देती। इसने पलके उठाकर जिद्दी लहजे में कहा। पर मैंने तो जवाब लेकर ही मानूंगा। इसने मुस्कुराकर आहिस्ता से नाज़नीन की पेशानी पर पेशानी टकराई। नाज़नीन से जितना हो सका इसे अपना चेहरा पीछे किया। मुझे परेशान ना करें, वो चबाकर बोली। वो गुस्सा करके किसी तरह सिचुएशन से निकलना चाहती थी। हाशिम का इसके इतना करीब होना इस तरह का जवाब देने पर मजबूर करने से झंझलाहट में डाल रहा था। इससे कोई जवाब नहीं बन रहा था, फिर क्या कहती भला? परेशान तो हम अब आपको ही करेंगे मिसेस खान। इसके लहजे में शौकी उतरी। जाने दे मुझे। नाज़नीन ने इसके सीने पर हाथ रखकर इसे धकेलना चाहा। नहीं। मुस्कुराकर चिढ़ाने वाला जवाब आया। हाशिम। नाज़नीन ने इसे घूरा। जी जाने हाशिम। वो हंसकर इसकी पेशानी परेशान नीली आंखों में देखने लगा। छोड़े मुझे, इसने तपे अंदाज में कहा। पहले जवाब। मजे से कहा गया।
میں نے غلطی سے بنا دی بھی یہ پینٹنگ, مجھے معاف کر دیں. اسے جھنجھلا کر کہتے ہاشم کی آنکھوں میں دیکھا. غلطی سے ہی تو اتنی شاندار پینٹنگ نہیں بنائے کرتی مسز. مصور کے دل و دماغ پہ جو چیز حاوی ہوتی ہے وہ اب اسے کینوس پر اتار دیتا ہے. یہاں بھی معاملہ ہی ایسا ہے نا. اس کی آنکھوں میں دیکھ کر دلکشی سے بولتا اس سے تصدیق چاہ رہا تھا. نازی کچھ پل اسے دیکھتے رہی, پھر نظریں پھیر کر دوسری طرف دیکھ کر بولی, نہیں, صاف جھوٹ بولا گیا. پکا نہیں؟ اس نے مسکرا کر پوچھا. ہاں پکا. انوس دوسری طرف دیکھتی چڑھ کر بولی, تم جھوٹ بالکل نہیں بول سکتی. ہاشم نے ہنس کر ایک ہی جملے میں اسے بتایا تھا کہ وہ سب جانتا ہے. اس کی بات پر ناظرین نے جھٹ سے اسے دیکھا. وہ شخص اسے اس قدر جاننے لگا تھا. وہ اسے یک ٹک دیکھ رہی تھی. جب وہ اس کے قریب ہوا اور اگلے ہی پل گلابی گال پر لب رکھے, نازی کو جیسے کرنٹ لگا. وہ پوری جان سے کام کر رہ گئی, پر پھر اگلے ہی پل وہ غصے سے اسے پیچھے کی طرف دھکیلا. ہاشم نے گرفت ڈھیلی کر کے اسے دور ہونے دیا. شرم کریں آپ, وہ چبا کر کہتی اپنا گال مسلنے لگی. ہاشم اس کے انداز پر زور سے ہنسا. تم شاید بھول رہی ہو تم میری بیوی ہو. مسکراتے ہیں وہ آبرو اٹھا کر بولا. نیلی آنکھیں اسے گھورنے لگیں. چلو محبت ہو گئی اس شخص سے, یہ الگ بات تھی, پر اس کا یوں گلے لگانا اور بوسہ دینا یہ سب نازی کو ایک آنکھ نہ بھایا. مطلب شرم نام کی کوئی چیز ہوتی ہے, ایسے تھوڑی کرتا ہے بندہ. اس کے گال ٹماٹر جیسے لال ہو گئے تھے. مجھ سے بات مت کیجیے گا, اسے گھور کر بولی. میں تو بات کروں گا. اور وہ شرارت سے کہہ کر پھر اس کی طرف بڑھا. خبردار. وہ جلدی سے دروازے کی طرف بھاگی. ہاشم ہنسنے لگا. اچانک بھاگنے سے پہلے ایک بات سن لو, وہ جلدی سے بولا. ناظرین دروازے کے پاس پہنچ کر رکی اور پھر گردن پھیر کر اسے دیکھا. اس کے لیے تھینک یو نہیں کہوں گا. وہ پینٹنگ کی طرف اشارہ کر کے رکا اور پھر ناظرین کو دیکھا. آئی لو یو, مدھم مسکراہٹ کے ساتھ دلکش انداز میں کہا گیا. ناظرین کتنے ہی پل بنا پل کے جھپکائی سے دیکھتی رہی. پاگل ہوتے دل کے ساتھ وہاں سے باہر نکلی, پھر بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اتر کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی, جبکہ ہاشم بالوں میں ہاتھ پھیرتا مسکراتا کینوس پر نظریں جمائے کھڑا تھا. اسے ایک کے بعد ایک خوشی مل رہی تھی. اسے یقین تھا جو تھوڑی الجھنے ڈوریں رہتی ہیں وہ بھی سلجھ جائیں گی اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. شام کے قریب ہاشم کے بلانے پر اسفی سے ملنے کے لیے خان بھی لایا تھا. دونوں لان میں بیٹھے تھے. یار بھابھی مجھے دیکھ کر بھڑک نہ جائیں, اسفی نے پریشانی سے کہا. وہ نازی کی رخصتی کے بعد خان ویلا نہیں آیا تھا. باہر ہی ہاشم سے ملاقات کر لیتا تھا. اسے ڈر تھا کہ جانے نازی سے دیکھ کر کیسا ری ایکٹ کرتی. آخر نکاح کے وقت اسے اسفی سے مدد مانگی تھی اور اسفی نے انکار کیا تھا. بھڑکے کی تو ضرور, اب تم اپنی خیر مناؤ. ہاشم نے شرارت سے دیکھا. ہاشم خان, تم نے مجھے یہاں بھابھی کی ڈانٹ کھلانے کے لیے بلایا ہے؟ اسفی تپا تھا. جی بالکل, ہاشم نے شوق لہجہ اپنایا. پھر میں گیا بھائی, سب گڑبڑ تم نے کی اور بھابھی کی نظروں میں مجھے ویلن بنا دیا. خوب کھیل گئے ہو. وہ عجلت سے کہتا اٹھنے لگا. ہاشم نے ہنستے ہوئے اسے واپس کرسی پہ بٹھایا. یار میری مسز بہت معصوم ہے, وہ مجھ پر بھڑکتی ہے, باقی سب کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتی ہے. ہاشم نے اس کا کندھا دبا کر بتایا. اسمی نے سکون بھری سانس لی. پھر ٹھیک ہے, ویسے بھابھی بہت اچھا کرتی ہیں. تم جیسے مغرور بادشاہ کو ایسے ہی قابو کیا جا سکتا ہے. اس بادشاہ کو بڑے بڑے دشمن قابو نہ کر سکے. اگر ایک نازک سی ملکہ نے قابو کیا ہے تو اس میں بادشاہ کے دل کا قصور ہے, جو ملکہ سے جیتنا نہیں چاہتا. اس سے ہار ہی جیت کا مزہ دیتی ہے. بس اسی لیے وہ مگن سا مسکرا کر کہہ رہا تھا. اس کی بات پر اسفی اتنے وقت میں پہلی بار مسکرایا تھا. جادو کا اثر ہو گیا ہے اسٹون مین پر. اس کا کوئی توڑ تو ہوگا, اسفی نے شرارت سے پوچھا. کوئی توڑ نہیں, نہ کوئی تویز دھاگا اور نہ ہی کسی بابا کا جنتر منتر والی پھونکے. دل اب اس جادو سے کبھی نہیں نکلے گا. ہاشم نے ہنس کر شوخی سے جواب دیا. اور دوسری طرف اسفی نے ابرو اٹھا کر پوچھا. ہاشم خان کی محبت اثر کر گئی ہے پتھر دل نازک لڑکی پر. وہ مدھم سا مسکرا کر بولا. تبھی نازی چھوٹی پٹھانی کے ساتھ چائے لے کر وہاں آئی. السلام علیکم. اس نے پاس آتے سلام کیا. ہاشم کے اقرار کے بعد وہ ابھی کمرے سے نکلی تھی اور مجبوری تھی کہ اسفی مہمان آیا تھا. اگر اس سے ملنے نہ آتی تو یہ اچھی بات نہ تھی. وہ آ تو گئی تھی پر نظر اٹھا کر ہاشم کو نہیں دیکھ پائی. وعلیکم السلام, اسفی نے جواب دیا. کیسی ہیں آپ؟ جھجک کر پوچھا. میں ٹھیک ہوں اسفی بھائی, آپ کیسے ہیں؟ اس کے نرم انداز پر اسفی کو حیرت ہوئی. میں بھی ٹھیک ہوں بھابھی, اس نے جواب دے کر کپ تھاما جو نازی اس کی طرف بڑھایا تھا. وہ چائے دے کر جانے لگی جب ہاشم نے اسے روکا. کچھ دیر ہمارے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گی؟ اس نے آبرو اٹھا کر نازی کو دیکھا. نازی کچھ پل خاموش رہی, پھر سر ہلا کر ہاشم سے کچھ فاصلے پر رکھی کرسی پر بیٹھ گئی. اسفی تم سے ڈر رہا تھا, اس کے بیٹھتے ہی ہاشم نے بتایا.
चाय पीता असफी एकदम खांसने लगा। इसकी बात पर नाजी ने हैरत से पहले हाशिम फिर असफी को देखा, जो खांसी रोककर अब हाशिम को घूर रहा था। मैं क्या ड्रोनी हूँ असफी भाई? नाजी ने अफसोस से पूछा। असफी इसे बहुत डिसेंट शख्स लगता था, भले ही इसकी मदद मांगने पर इसने मदद नहीं कर पाया था। इस वक्त हाशिम के सर पर जुनून सवार था। अगर असफी से रोकता भी तो इसने कौन सा रुक जाना था। नहीं भाभी, वो असफी कप टेबल पर रखकर परेशानी से बोला। इन सब में आपकी कोई गलती नहीं थी, नाजी ने समझकर कहा। असफी पहले इसकी समझदारी पर चौंका, फिर मशकूक नजरों से इसे देखा। हाशिम असफी की तरफ ही देख रहा था, जैसे कह रहा हो मैंने कहा था ना। इसके देखते ही असफी मुस्कुराने लगा। तभी हाशिम का मोबाइल बजा और वो एक्सक्यूज करता मोबाइल उठाकर वहां से दूर हो गया। असफी ने सर झुकाए बैठी नाजी को देखा। आपने अपनी बहन से बात की इन सब के बाद? इसने एकदम पूछा। नाजी ने चौंक कर सर उठाया। वो मुझसे बात नहीं करना चाहती और इन सब का जिम्मेदार मुझे मानती है। मैंने बताने की कोशिश की कि वो मेरी बात ही नहीं सुनती। नाजी के लहजे में उदासी ही उदासी थी। तबीन दिल की बुरी नहीं है, वो बस फौरी रिएक्ट कर जाती है। आप कोशिश करें तो वो आपकी बात समझ जाएगी। असफी के लहजे में तबीन के लिए इतनी नरमी और इतनी मोहब्बत थी कि नाजी हैरत से इसे देखने लगी। आप इसे मोहब्बत करते हैं? इसने एकदम पूछा था। असफी गड़बड़ा गया। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, इसने झट से जवाब दिया। आपका लहजा सब कह गया। नाजी ने मुस्कुरा कर इसे देखा। वो भाभी। असफी उलझकर बालों में हाथ फेरने लगा। मान जाए असफी भाई, नाजी ने संजीदगी से कहा। हाँ, मुझे है तबीन से मोहब्बत। आज या कल से नहीं, पिछले 5 सालों से। वो हाशिम की मोहब्बत में दीवानी देख ही ना पाई कि कोई इसे कितना चाहता है। मैंने भी अपनी मोहब्बत दिल में ही रखी हुई है, मैं कभी से बता नहीं पाया, और बताने का फायदा भी क्या, इसे हाशिम के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। असफी दुख से कहकर हंसा। इसे तो बस हाशिम। वो कहते एकदम रुककर नाजी को देखने लगा। आई एम सॉरी भाभी, हाशिम आपका शोहर है और मैं आई एम रियली सॉरी। वो शर्मिंदगी से बोला। आप सॉरी ना करें असफी भाई, मैं सब जानती हूँ। नाजी ने नरमी से जवाब दिया। आप हाशिम से इस बात का जिक्र ना करिएगा। इसने सर झुकाकर कहा। मैं कुछ नहीं कहती इनसे, और आपकी मोहब्बत सच्ची है असफी भाई, एक दिन आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी, नाजी ने सच्चे दिल से कहा। इसकी बात पर असफी एकदम हंसा। लबों पर मुस्कुराहट और दिल में दर्द था। इसे नाजी से कुछ ना कहा, पर इसे यकीन ना था कि वो दीवानी कभी इससे मिलेगी। इसने तो कभी ताबीन के मिलने की ख्वाहिश नहीं की थी। वो बस इसे बगैर किसी गर्ज के चाहता चला आ रहा था और आगे भी चाहता रहेगा। ताबीन के दिल में भले ही कोई भी हो, पर असफी से चाहना नहीं छोड़ सकता था। इसे दिल में बस गई थी वो, इसकी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता था। वो बरसों से इसके दिल में रह रही थी। जाने कैसा इश्क था इसका कि वो लड़की इतने सालों से किसी और को चाह रही थी, और वो था कि इसकी मोहब्बत में कमी नहीं आ रही थी। वो हमेशा से इससे दूर रहा था। इसे हासिल करना तो दीवाने का ख्वाब लगता था। वो कुछ अरसे से अगर इसके करीब जा भी रहा था तो अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि इस लड़की की फिक्र थी। वो खुद को जलाकर राख कर रही थी और वो इसे बर्बाद होते नहीं देख सकता था। यही इस लड़की के लिए इसकी मोहब्बत थी, जिसमें वो खुद जल रहा था, और पर इस लड़की की तकलीफ इससे बर्दाश्त नहीं होती थी। यही तो इश्क की इंतहा होती है, जिसमें इंसान खुद को भूल जाता है और हर वक्त महबूब के नाम की तस्बीह पढ़ता है। मैंने बरसों इश्क की नमाज पढ़ी, तस्बीह मोहब्बत हाथ लिए, चला हिज्र की मैं तबलीग को, अब तेरी चाहत की आयात लिए, एक आग वही नमरूद की है, मैं अश्क हूं अपने साथ लिए। हाशिम वापिस आए तो दोनों सोचों में गुम खामोश बैठे थे। क्यों बने बैठे हो? इसने बैठते हुए मुस्कुराकर कहा तो वो लोग चौंके। असफी ने मुस्कुराकर इसे देखा। वो लम्हों में सालों का सफर तय कर आया था। दिल में धुआं भर गया और लब मुस्कुरा रहे थे। वो हाशिम का जवाब देने लगा और दोनों बातों में लग गए, और नाजी वहां से उठकर अंदर की तरफ बढ़ने लगी। आगे बढ़ते वो दुआ करने लगी, अल्लाह पाक असफी जैसा अच्छा और मुखलिस शख्स इसकी आपी की जिंदगी में आ जाए, जो इसकी आपी के सारे गम भुला दे और इसका हाथ थाम कर इसे मोहब्बत की दुनिया में ले जाए, जहां इसकी बहन हमेशा खुश रहे। थोड़ी चांदनी सी रात हो, कुछ अनकही सी बात हो, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, मेरे चेहरे पर हंसी की, तेरे मुखड़े पर खुशी की छनकार हो, मेरे हम सफर यूं ही मेरी जिंदगी की हर शाम हो। कैसी हैं भाभी साहिबा? दावर धड़ाम से सोफे पर बैठते हुए बोला। नूर और अभी हॉल में बैठी बातें में मसरूफ थी। दावर की बात पर नूर ने इसे देखा। आज मानो से भाभी हो गई, इसने अबरू उठाकर कहा। आज मानो से भाभी हो गई मैं, इसने अबरू उठाकर कहा। हाँ तो नए रिश्ते को भी साथ लेकर चलना पड़ता है ना। मैं तुम्हें महानूर कहूँ और चेहरे लाला को बुरा लग गया, मेरी बीवी को बिल्ली कह रहा है, फिर तो मैं गया ना काम से। वो मुंह बनाकर कहता, आखिर में शरारत से बोलकर हंसा।
दावर के बच्चे, मैं मोनो बिल्ली वाली मोनो नहीं। हाँ, लेकिन तुम बिल्ले जरूर हो। नूर तपी थी। इसकी बात पर आप भी हंसने लगी, जबकि दावर ने मुंह में सोरा। मानो भाभी, तुमने मुझे बिल्ला कहकर अच्छा नहीं किया, तो दावर मसनूई खफगी से बोला। इसके मानो भाभी कहने पर नूर झुंझलाई। ये भाभी की दुम तो साथ से हटाओ, इसने कोफ्त से कहा। वैसे भी शहरयार को क्यों बुरा लगेगा? मेरी इनसे शादी की बात बाद में हुई है, तुम्हारी बहन मैं पहले हूँ। वाह वाह, क्या बात कर दी है। दावर ने ताली बजाई, फिर आगे होकर कहने लगा, अगर कभी लाला ने मुझे डांटा तो फिर तुम अपने भाई का साथ दोगी ना कि शोहर का? वो कहकर इसे देखने लगा। नूर ने आबी को इशारा किया। मतलब तुम कोई ऐसा काम करने की सोच रहे हो जिसमें तुम्हें डांट पड़ने का खतरा हो? आबी ने इससे मशकूक नजरों से देखा। सोच नहीं रहा, कर चुका हूँ। दावर थोड़ी खुजाई। हाय अल्लाह, क्या कर चुकी हो दावर? नूर ने जल्दी से पूछा। दोनों हैरत से दावर को देख रही थी। वो ना, मैं लाला की कार लेकर गया था और कार लग गई मुझसे। हेडलाइट का जनाजा निकल गया। अब लाला जमीनों से आएंगे और फिर उन्होंने मेरा सर फोड़ देना है। वो परेशानी से बता रहा था और वह पहले भी एक बार शहरयार की कार का एक्सीडेंट कर चुका था। इसके बाद शहरयार ने इसे ड्राइविंग करने से सख्ती से मना किया था, पर आज दोस्त से मिलने के लिए जाना था तो वह शहरयार की कार ले गया था। अब तुम्हारी खैर नहीं बच्चा, अभी ने हाथ झाड़े। तुम लोगों को इसलिए बताया है कि मुझे लाला से बचा लेना। दावर ने मासूम सी सूरत बनाई। मैं तो कुछ नहीं कर सकती। अभी साफ मुंह कर गई। तुम तो हो ही चुड़ैल। दावर ने तब कर आबी को देखा। मेरी प्यारी मानो, तो मेरा साथ देना, इस बेवफा की तरह मुश्किल में अकेला मत छोड़ना। वो मानूर का हाथ थामकर उदासी से बोला, जैसे आबी के धोखे से इसे बड़ा दुख हो। नूर और आबी एक दूसरे को देखकर हंसी जब्त करती इसके ड्रामे को देख रही थी। एक शर्त पर, नूर ने इसका हाथ थपकर कहा। हर शर्त मंजूर है, तुम बोलो तो सही, मैं जान भी वार दूंगा। वो इमोशनल होकर कुछ ज्यादा ही बोल गया था। जान ही वारनी है तो शहरयार लाला के हाथ लग जाओ, मदद क्यों मांग रहे हो? अभी ने तंसिया कहा। दावर ने इसकी बात पर मक्खी उड़ाई, जैसे इसकी बात ही ना सुनी हो। तुम कहो मानो, क्या शर्त है? इसने नूर को देखा। इस वक्त शरारती सा और बड़ा ही शरीफ लग रहा था। तुम हमें आइसक्रीम खिलाओगे, वो भी अपनी पॉकेट मनी से? नूर ने मजे से कहा। दावर ने खुशी से हाँ में सर हिलाया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? जबकि अभी ने अपना सर पीटा। कुछ मांगने ही कहा तो कुछ बड़ा मांगती पागल लड़की। तुम इस शैतान को हमारे बस में कर सकती थी, पर अफसोस। अभी ने झुंझलाकर कहा। दावर एकदम जोर जोर से हंसने लगा। अफसोस, तुम तो हमेशा चुड़ैलों की तरह मुझसे अपने बस में करने का ही सोचती हो, पर तुम अपने इस मकसद में कभी कामयाब नहीं होगी, जल कुकड़ी कहेगी। दावर ने हंसकर कहते आबी को चिढ़ाया था और इसकी बात पर नूर अपनी हंसी जब्त करने लगी। तुम आने दो लाला को, फिर तुम्हारी हंसी ऐसी बंद होगी ना, तुम हंसने का तरीका ही भूल जाओगे। तब तुम्हारी सूरत देखने लायक होगी दावर के बच्चे। आबी ने इसे आने वाले लम्हों से डराया था। जाओ जाओ, दावर ने हंसकर हाथ लहराया। तभी शहरयार के बोलने की आवाज हुई और नूर से बात करके हॉल में दाखिल हो रहा था। आबी ने हंसकर दावर की तरफ इशारा किया। दावर की हंसी को ब्रेक लगी। इसने शहरयार को पास आते देखा और अगले ही पल वो सोफे से दूसरी तरफ जमकर सोफे के पीछे चुपकर बैठ गया। इसकी हरकत पर आबी और नूर पहले हैरान हुई, फिर इनकी हंसी कंट्रोल करनी मुश्किल हो गई। शहरयार इनके करीब आया। दावर, बाहर आओ। इसकी भारी आवाज गूंजी और दावर को छुपते देखकर चुका था। दावर ने अल्लाह का नाम लेकर सोफे पर दोनों हाथ जमाए और थोड़ा सा ऊपर होकर आबी और नूर के दरमियान सोफे के पीछे से सिर्फ इसकी आंखें दिखाई दे रही थी। इन दोनों भाइयों के दरमियान वो दोनों मुश्किल में हंसी ही जब्त करने की नाकाम सी कोशिश करती थी। ये क्या है? कोई गेम खेल रहे हो? सीधी तरह सामने आओ। शहरयार की आवाज में गुस्सा था और दावर झट से उठ खड़ा हुआ। एक तो तुम कार पूछे बगैर ले गए, ऊपर से इस हाल में वापस लाए हो। मैंने तुम्हें ड्राइविंग से मना किया था, फिर भी तुमने ऐसा किया। दावर, इसने सख्त लहजा अपनाया। शहरयार को इससे प्यार बहुत था, पर गलती करने पर वो सख्ती भी खूब करता था। बात गाड़ी की नहीं थी, पर अगर इसे कोई नुकसान पहुंच जाता तो वो लाला वो दावर ने थूक निकला। इससे बात नहीं बन रही थी कि वो क्या कहे। तभी नूर एकदम उठ खड़ी। शहरयार, इसको डांटे मत, बेचारे को बाजू पर चोट लगी है। इसका बाजू इतना दुख रहा है ना दावर? इसने पलटकर दावर को आंख मारी। इसके झूठ बोलने पर आबी और दावर ने हैरत से इसे देखा, जबकि शहरयार के चेहरे पर गुस्से की जगह परेशानी ने फैलने लगी। तुम्हें चोट आई है? शहरयार फिक्रमंदी से कहता इसकी तरफ बढ़ने लगा। दावर ने जल्दी से अपना बायां बाजू थाम लिया। अब मानो झूठ तो बोल चुकी थी, अब इसी को आगे संभालना था। जी, वो मुंह सोर कर बोला। शहरयार ने जल्दी से इसे थामकर सोफे पर बिठाया। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? दिखाओ मुझे। शहरयार इसकी आसीनें ऊपर करने लगा और दावर एकदम से रुका। मुझे दर्द हो रहा है। आसीन ऊपर करने को छोड़े, मेरे दर्द को महसूस करें बस, वो दर्द भरे लहजे में बोला। आसीनें ऊपर करने से इनका पोल खुल जाना था कि कोई चोट नहीं आई। कितना ड्रामा है ये दावर, तुम झूठ ना बोलती,
तो अभी इसकी शामत आ रही होती। अभी ने चबाकर नूर के कान में सरगोशी की। चलो उठो, तो मैं डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। शहरयार उठ खड़ा हुआ। नहीं, अब इतना दर्द नहीं है, मैं आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। दावर हड़बड़ाकर इसे देखता हुआ उठ खड़ा हुआ। अभी तुम दूध का गिलास और कुछ खाने के लिए मेरे कमरे में ले आना, मैं फिर टैबलेट लेकर कुछ देर आराम करूंगा। आगे बढ़कर आबी को आंख मारता कहता वो कमरे की तरफ बढ़ने लगा। जिन कहीं का ड्रामेबाज। आबी ने दांत पीसे फिर किचन की तरफ बढ़ने लगी। नूर भी इसके पीछे जाने लगी। शहरयार ने इसे पुकारा, माँ। वो रुककर इसकी तरफ पलटी। शहरयार सोफे पर बैठा और इसे सामने बैठने का इशारा किया। वो बैठ गई तो शहरयार ने कुछ पल इसे देखा और फिर बोला, तुमने दावर को बचाने के लिए झूठ बोला। ये नहीं कहूंगा कि तुमने गलत किया, अपनी तरफ से तुमने दावर को बचाना चाहा, पर माँ मैं कोई इसका दुश्मन नहीं हूँ। बात ये नहीं है कि वो मेरी कार लेकर गया था, मुझे इस पर गुस्सा है। इसने रुककर नफी में सर हिलाया और महानूर सांस रोके से सुन रही थी। बल्कि मुझे इसकी फिक्र है, वो जिस एज में है इस एज के लड़के जज्बाती होते हैं। पिछली बार भी इसने अपने किसी दोस्त के साथ पर करने पर इसके साथ रेस लगाई, कार को डैमेज किया, पर अल्लाह ने इसे बचा लिया। मैंने घर में किसी को ये बात नहीं बताई कि सब परेशान होंगे और दावर को ड्राइविंग करने से रोक दिया, पर आज फिर वो कार ले गया। माना कि आज वो दोस्त से मिलने गया था, पर तेज ड्राइविंग करते आज फिर इसकी कार लगी है। अल्लाह ना करे अगर इस कल को इसको नुकसान पहुंच गया तो। वो पेशानी मसल रहा था। मैं बस चाहता हूँ वो समझदार हो जाए, फिर जो मर्जी करे, क्योंकि तब इसे अच्छे अपने बुरे की खबर होगी। पर अभी मैं इसके लाबालीपन की वजह से इसे किसी खतरे में नहीं देख सकता, बस इसीलिए इस पर गुस्सा कर जाता हूँ। वो सर झुकाकर आहिस्ता आवाज में बोल रहा था। महानूर बिना पलके झपकाए इसे देख रही थी। वो तो समझी थी शहरयार को गुस्सा करने की आदत थी, वो बगैर किसी वजह के रिएक्ट कर जाता था। इसे हैरत हुई क्या कि जो दावर इसकी गाड़ी ले गया था, पर अब शहरयार की बात सुनकर इसे लगा वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक था। वो जो कर रहा था वो दावर की भलाई के लिए था। आई एम सॉरी, नूर ने शर्मिंदगी से कहा। मेरा मकसद तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं था माँ, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि हमारे अपनों को सही राह पर लाना हमारी जिम्मेदारी होती है। तुमने आज जो भी किया इसकी मोहब्बत में ही किया, पर कभी कभी हमारी बहुत ज्यादा मोहब्बत हमारे अपनों के लिए नुकसानदेह का बायस बन सकती है। वो कुछ पल रुका, फिर महानूर को देखा। मैंने आज तुम्हारी वजह से दावर को कुछ नहीं कहा, पर अब इसे समझाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो आइंदा ऐसा कुछ ना करे, वो नरमी से कहता उठकर चला गया। महानूर लंबी सांस खींचकर दावर के कमरे की तरफ बढ़ी। वो इसे देखकर दावर भागकर बेड से उतरा और इसके हाथ थामकर इसे गोल घुमाया। वो खुश था कि महानूर ने इसे शहरयार से बचा लिया। महानूर ने हंसकर इसे देखा, फिर इसका हाथ थामकर बेड पर अपने सामने बिठाया। वो मुस्कुराकर इसे देख रहा था और कहने को वो लोग हम उम्र थे, पर दावर में बहुत बचपना था। शायद इसीलिए के घर में बाकी सबके साथ वो और अभी भी इसे छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करती थी, तो वो भी बच्चों की तरह शरारतें करने और अपनी बातें मनवाने में पीछे नहीं हटता था। क्या हुआ मानो, ऐसे क्यों देख रही हो? कहीं अभी ने तुम्हारे कान तो नहीं भरे? जाओ दावर को लाला की अदालत में पेश करो, कह दो कि तुमने बाजू पर झूठ बोला था। वो अब उठाकर शरारती लहजे में बोला, ऐसा नहीं है मिस्टर जीन। नूर ने मुस्कुराकर इसके बाल बिगाड़े। फिर कैसा है? वो मशकूक हुआ। नूर ने बात शुरू की। वो आहिस्ता आहिस्ता से समझा रही थी और सारी बात बताई जो कुछ शहरयार ने इसे बताया था। इसने ये भी बताया कि शहरयार इनके कुछ पल पहले वाले बोले वाले झूठ से भी वाकिफ था। वो कहकर खामोश हुई और दावर इसे देख रहा था। मानो मैं मानता हूँ तब मेरी गलती थी, मैं शर्मिंदा हूँ इससे, और पर आज सच्ची मैं दोस्त से मिलने गया था। मुझे लाला ने मना किया था कि मैंने इस दिन के बाद कभी रेस नहीं लगाई। दावर संजीदगी से कह रहा था। जानती हूँ शहरयार को भी सब मालूम है। दावर, पर बड़ा भाई होने के नाते इन्हें तुम्हारी फिक्र है। क्या तुमने एक बार भी इनसे कहा तुम आइंदा ऐसा नहीं करोगे? क्या तुमने इन्हें यकीन दिलाया? इसके पूछने पर दावर ने नफी में सर हिलाया। तो मेरे पागल भाई, जाकर बात करो अपने लाला से, इन्हें कहो कि तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम इन्हें खुद पर यकीन दिलाओ, तुम देखना वो तुम्हें आइंदा किसी चीज से नहीं रोकेंगे। इसने नरमी से दावर का कंधा थपककर कहा। थैंक यू मानो। वो मुस्कुराकर इसके गाल खींचता कमरे से बाहर भागा। आबी जो ट्रे थामे अंदर दाखिल हो रही थी, इसने हैरत से दावर को भागते देखा, फिर जल्दी से आगे बढ़कर ट्रे टेबल पर रखी और पलटकर मुस्कुराते हुए नूर को देखा। ये सब क्या हो रहा है? इसने सवालिया अंदाज में पूछा। नूर उठकर इसके सामने खड़ी हुई और इसे सारी बात बताने लगी और आबी हैरत से सुन रही थी। चलो हम भी देखे दोनों भाइयों का मिलन, नूर ने मुस्कुराकर कहा, फिर आबी का हाथ थामा और कमरे से बाहर निकलती सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। शहरयार बेड पर बैठा मोबाइल के साथ मसरूफ था जब दावर इसके रूम में आया। लाला, इसने पुकारा था। शहरयार हैरान हुआ, फिर इसे इजाजत दी। आओ दावर। वो मोबाइल रखकर उठ खड़ा हुआ और दावर आगे बढ़कर इसके गले से लग गया। आई एम सॉरी लाला, इसने आहिस्ता से कहा। शहरयार को मजीद हैरत ने आन घेरा। आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपको परेशानी हो। झूठ नहीं बोलूंगा, ड्राइविंग भी नहीं करूंगा, अच्छा काम करूंगा, रेस तो हरगिज नहीं लगाऊंगा, पक्का। वो बच्चों की तरह कह रहा था और शहरयार के लबों पर मुस्कुराहट फैली।
शहर ने अच्छे बच्चों वाली बात। शहरियार ने मुस्कुराकर इसकी पीठ थपथपाई। आई लव यू लाला। दावर इससे अलग होकर मुस्कुराते हुए बोला। शहरियार खुलकर हंसा था। आई लव यू टू लाला की जान। शहरियार ने हंसकर इसका माथा चूमा। अगले ही पल दोनों भाई हंसने लगे। दरवाजे के पास खड़ी नूर और आबी के होठों पर भी मुस्कुराहट थी। ये कितना प्यारा मंजर था। दावर ने पलटकर आबी को देखा। अब लाला से दावर नहीं डरने वाला। अभी तुम अब किसकी धमकियां दोगी? वो मजे से पूछ रहा था। अभी हंसकर आगे बढ़ी और इसका बाजू थामा। जिनमें वैसे भी तुम्हें तंग करने के लिए कहा करती थी। सच्ची में लाला से कभी तुम्हारी शिकायत थोड़ी लगाई है। इसने मोहब्बत से दावर का गाल खींचा तो दोनों हंसने लगे। दरवाजे के पास खड़ी महानूर की आंखों में भी नमी चमकी। इन तीनों बहन भाइयों को साथ देकर इसे हाशिम की याद शिद्दत से आने लगी थी। ये सब नूर की वजह से ठीक हुआ था और अब इसे खुशी में लाला ने नूर को गिफ्ट देना था। चलो और हम जाएं और इन्हें बात करने दें, अभी शौकी से कहती दावर और का बाजू थाम कर कमरे से निकल गई। माँ, शहरियार ने इसे अपनी तरफ बुलाया और महानूर आहिस्ता से चलती इसके सामने खड़ी हुई। थैंक यू। इसने महानूर का हाथ अपनी गिरफ्त में लिया। इसे देखते महानूर की आंखों में दिए जल उठे और दिल धड़क धड़क कर पागल हो रहा था। शहरियार इसका हाथ थामकर अलमारी की तरफ बढ़ा। इसका नाजुक हाथ गर्मजोशी से दबाकर छोड़कर फिर अलमारी खोली। नूर बुद्ध बनी घड़ी इस वजीहा चेहरे को देख रही थी। ऐसा लग रहा था वो कोई हसीन ख्वाब देख रही हो जहां वो मगरूर शख्स इससे नरमी बरत रहा था। ये इसे कैसे यकीन आता? इसे तो कभी शहरियार का ये रूप देखा ही नहीं था। शहरियार ने दराज में से एक मीडियम साइज का ज्वेलरी बॉक्स निकाला और फिर इसे खोलकर डायमंड लॉकेट निकालकर महानूर की आंखों के सामने किया। इसकी चमक महानूर की आंखों में पड़ी थी। वो बिल्कुल साकित खड़ी थी। दिल की शेप का खूबसूरत लॉकेट था जिसमें छोटे छोटे हीरे चमक रहे थे। तुम्हारे लिए, शहरियार ने मध्यम आवाज में कहा और फिर नूर का हाथ थामकर इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा और इसने लॉकेट पहनाने लगा। नूर तो ख्वाब सी कैफियत में थी। इसके चारों से मोहब्बत की महक फैलने लगी थी। शहरियार का दिल इसके लिए नरम कैसे हुआ था, वह हैरान थी। इसे क्या खबर थी कि इस शख्स के दिल में इसके लिए बहुत मोहब्बत है, पर यह अलग बात है कि इसने कभी इससे बात का इजहार नहीं किया था। वो कभी जता ना सका कि इसे महानूर से कितनी मोहब्बत है। इसने लॉकेट पहनाकर महानूर का हाथ पकड़कर शीशे के सामने खड़ा किया। खुद इसके पीछे खड़ा होकर इसे शीशे में देखने लगा। महानूर की आंखें अपनी गर्दन पर झूलते लॉकेट पर थी और फिर इसने शहरियार को देखा और इसके चमकते चेहरे को देख रहा था। महानूर की आंखों से निकलती हजारों दियों की रोशनी का मुकाबला वो ना कर सका और नजरें फेर गया। फिर अगले ही पल भारी दिल के साथ पलटा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। वो कमरे से चला गया तो महानूर ने गुलाबी गालों पर हाथ रखे। फला जी, क्या ये सच है? इसने बेयकीनी से खुद कलामी की और फिर लॉकेट पर उंगलियों के पोरों से छुआ। चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरने लगी। इसका दिल खुशी से झूम उठा था। वो बेड पर बैठकर लॉकेट को देखती जैसे ख्वाबों की दुनिया में खो चुकी थी। दूसरी तरफ शहरियार लाइब्रेरी में दाखिल हुआ और कुर्सी पर बैठकर सर कुर्सी की पुष्ट से टिकाकर आंखें मूंद ली। ये लॉकेट इसने तब लिया था जब इनकी शादी की डेट पक्की हुई थी। वो नहीं जानता था इसने कैसे ये लॉकेट खरीद लिया, क्योंकि महानूर को कोई गिफ्ट भी देने का इसका कोई इरादा नहीं था। तभी मुंह दिखाई में इसने इससे कुछ भी नहीं दिया। ये लॉकेट भी लाकर दराज में लॉक करके रख दिया था। फिर आज जाने क्यों इसका दिल किया कि वो महानूर को अमानत इसके लौटा दे, इसके लिए ली गई चीज इसे दे दे। आज दिल पिछली तमाम बातें भुला देना चाहता था। मजीद अपने दीवाने दिल को रोकना इसके लिए मुश्किल था। इस लड़की को इसने एक अरसे से चाहा था और अब वो इसकी थी, इसके करीब थी पर पत्थर दिल बन गया था। पर अब शायद इसका दिल मजीद पत्थर ना बन सके। जिस दिल में मोहब्बत हो वो ज्यादा वक्त पत्थर होने का दिखावा नहीं कर सकता। बस अब और नहीं, वो थोड़ा संभल जाए, फिर वो महानूर को अपनी मोहब्बत से आगाह कर देगा। जब वो इसे इजहार करेगा इस वक्त महानूर का रिएक्शन क्या होगा, ये सोचकर इसके लबों पर मुस्कुराहट फैलने लगी थी। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।